सभी मित्रों को मेरा सायंकालीन प्रणाम है। और आज का विषय कुंडली आधारित ही है। और जनरली आप देखते होंगे लोग कहते हैं अरे यार मेरा भाग्य ठीक नहीं है, मैं भाग्यशाली नहीं हूँ, और इस तरह के लोग कहते मिल जाएंगे आपको। तो मैं आज इसी पे आपको जरूर कुंडली विश्लेषण कर रहा हूँ। टाइटल है कि आप कितने भाग्यशाली हैं। बराबर पहले तो कॉन्सेप्ट भाग का आप जानिए कि भाग्यशाली का मतलब ये नहीं कि आप पैसे वाले करोड़पति अरबपति हैं तो आपको भाग्यशाली कहेंगे। नो, मान लीजिए कि आप बहुत पैसे वाले हैं, लड़का नालायक है, आपकी बात नहीं सुनता है, गाली देता है, रोज उसकी शिकायत आ रही है कि साला आवारा है? या कोई इस तरह की चीज़ें हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी जीरो है, केवल पैसा आपके पास तो है लेकिन लोग कह रहे हैं अरे पक्का चोर है साला, है ये 24 घंटा इसी सब में रहता है, सूदखोर है, चोर है, कुछ इस तरह के। या दलाल है। दलाल तो बहुत ही खराब शब्द है, हालांकि आजकल उसको बड़ा महिमा मंडित करके कह देते हैं ब्रोकर है, लेकिन है तो दलाल ही। तो भाग्य एक अलग कैप्सूल है, समझ में न आए तो बात अलग है। भाग्य का मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आप माता पिता आपके वो भी स्वस्थ है, उनकी आप सेवा कर रहे हैं, आज्ञाकारी आप, ये भी भाग में आता है। पत्नी आपको अच्छी मिली है, आपकी बात सुनने वाली मिली है, गृहिणी है कायदे की, तो सबसे बड़ा भाग्य। कहावत है ना कि भाई शाम को खाना अच्छा मिल गया तो दिन अच्छा है, और पत्नी अच्छी मिल गई तो भाग्य आपका अच्छा है, तो जीवन अच्छा है। तो ऐसे भाग्य एक बहुत बड़ी कंबाइंड चीज़ है जिसको किसी एक फैक्टर से हम तौल नहीं सकते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिए कि केवल एक ही कोई फैक्टर जिससे आपको भाग्यशाली कहा जाए। भाई भाई हैं, संपन्नता है, आपस में बोल चाल नहीं है, अशांति है, मन अंदर से आपका टूटा हुआ, करे यार क्या बताऊं, कुछ ऐसा हो गया विवाद की बातें नहीं हो पा रही है, आप चाहते हैं बात करना लेकिन इतना बैरियर पाल रखे हैं, इतना ईगो पाल रखे हैं कि बात आपकी नहीं, वो भी आपका एक तरह से भाग्य खोटा है। आप कितने भाग्यशाली हैं एक तरह से देखा जाए तो पूरी कुंडली के 12 भाव का जो निचोड़ है वही भाग्य है। कोई एक पर्टिकुलर भाग्य को हम नहीं कह सकते, लेकिन कुंडली में जो 9वां घर है उसे हम क्या कहते हैं, भाग्य भाव कहते हैं। तो मेजर चीज़ें जो हमारी हैं जीवन की वो 9वें भाव के विश्लेषण से आती है। तो 9वां भाव जो है कुंडली का, लग्न से जब आप गिनेंगे जो 9th हाउस है, अगर लग्न में 1 लिखा है तो आपके 9वें भाव में 9 लिखा है, लेकिन अगर लग्न में 2 लिखा है तो यहाँ 10 लिखा है, वहाँ 3 लिखा है तो यहाँ 11 लिखा है। तो 9वां भाव है, वहाँ अंक कोई भी हो सकता है। अब आपको कई चीज़ें देखनी है कि आप भाग्यशाली कितने प्रबल हैं कितने नहीं। अगर आपका 9वां घर जिसमें पाप ग्रह नहीं, अच्छे ग्रह हैं, और वो अच्छे ग्रह भी कमजोर नहीं है, पावरफुल है, बृहस्पति हैं, उच्च के हैं, और सूर्य हैं, कोई भी ग्रह हैं जो जिनके पास हम कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ देने को है, अगर वो उच्च अवस्था में हैं या अपने घर के हैं और अच्छी डिग्री लिए हुए। आपको पता है कि वैदिक ज्योतिष में 30 डिग्री में हम लोग डिग्री कॉन्सेप्ट कई बार बता चुके हैं कि अगर वो 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री के अंदर कहीं हैं तो हम लोग कहेंगे कि ऐसे उनकी डिग्री बड़ी अच्छी। तो भाग्य जो है वो आपका बहुत कुछ डिसाइड करता। कहावत है कि लक लीड्स, भाग्य आगे आगे चलता है और मनुष्य पीछे पीछे चलता है। और कर्म की प्रधानता की बात हम करते हैं, वो कर्म की प्रधानता भी, कर्म करने का मन भी तभी करेगा जब भाग्य अच्छा हो। भाग्य अच्छा नहीं है तो ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि जो आप काम करना चाहते हैं और काम नहीं हो पा रहा है। तो 9वें भाव का विश्लेषण आप करें मन से। 9वें भाव में आप देखें कि शुभ ग्रह हैं, 9वें भाव को कितने शुभ ग्रह और पावरफुल ग्रह जो हैं वो देख रहे हैं। एक एग्जाम्पल से मैं बताऊँ, मान लीजिए कि 9वें भाव में उच्च के बृहस्पति बैठे हैं,
ठीक है, उच्च के बृहस्पति हैं तो आप कहना ही क्या, बृहस्पति तो बहुत बड़े ग्रह हैं और वहाँ 4 लिखा हुआ है, और उन बृहस्पति की दृष्टि बहुत सारी, 5वीं दृष्टि आप जानते हैं 7वीं और 9वीं है, और 9वीं दृष्टि 5वें भाव की पर पड़ रही है। 9वें भाव में जो दृष्टि है वो कहाँ पड़ रही है? 9वीं दृष्टि जो बड़ी इंपॉर्टेंट है 5वें भाव। इसका मतलब है कि आपको संतान सुख होगा ही होगा। आपकी बेटियां हैं, बेटे हैं, वो आज्ञाकारी होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी बात मानेंगे। ये नहीं कि वो कोई अंबानी बन जाएंगे, लेकिन उनसे आपको मानसिक कष्ट नहीं होगा। उनकी शादी होगी तो उनके पति अच्छे मिलेंगे, उनके बच्चे अच्छे होंगे, मतलब कोई सूचना आपको संतान से रिलेटेड कष्ट देने वाली आपको नहीं। और दूसरा कि अकेले ग्रह बैठा है, दैट इज इम्पोर्टेंट। अब आप देखें कि उसे कौन लोग देख रहे हैं, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मान लीजिए 5वें भाव में बृहस्पति अपने घर के बैठे, वहाँ 9 लिखा है, वहाँ 9 लिखा है, तो इसका मतलब हो गया कि आपके 9वें घर में 1 लिखा हुआ है। तो 5वें घर से जो दृष्टि 5वीं होगी वो कहाँ आएगी? भाग्य भाव पे आएगी। तो अगर बृहस्पति अपने घर के वहाँ हैं तो आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं। भाग्य भाव का लॉर्ड कौन है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। भाग्य भाव में 1 लिखा है तो आप जानते हैं मेष राशि, इनके मालिक कौन है? मंगल। अब मंगल अगर नीच के हैं, मान लीजिए बृहस्पति देख रहे हैं, अपने घर के या उच्च के बृहस्पति देख रहे हैं, लेकिन भाग्य भाव के मालिक नीच हैं, नीच के मंगल हैं, तब क्या होगा? तब आपको हम कहेंगे कि आपकी भाग्य है तो, लेकिन बहुत प्रबल नहीं है। लेकिन अगर बृहस्पति देख भी रहे हैं, लग्न के लॉर्ड मंगल जो हैं वो उच्च के हैं, जहाँ मंगल लिखा वहाँ 10 लिखा, तुम कहेंगे कि यस, काफी पावरफुल भाग्य। और फिर भाग्य भाव के दोनों तरफ उस भाव को पीड़ा देने वाले लोग हैं या कायदे के लोग, ये भी देखना होगा, जिसको हम पाप कर्तरी कई बार बता चुके हैं कि भाग्य भाव के दोनों तरफ देखिए कि जो ग्रह हैं वो कैसे हैं। 2 पड़ोसी अगर दुष्ट आ गए तो कितना भी अच्छा आपका मकान है, आपको बेचैन किए रहेंगे। तो पड़ोसियों का अच्छा होना भी इक्वली इम्पोर्टेंट। तो आपके 9वें भाव के अगल बगल आप देखें कि कैसे लोग बैठे हैं, अच्छे ग्रह हैं कि नहीं। सीधे सीधे जो 7वीं दृष्टि है, तीसरे घर में कोई भी ग्रह बैठा होगा उसकी सीधी दृष्टि कहाँ आएगी? 9वें पे आएगी। आप देखिए, मान लीजिए तीसरे घर जो पराक्रम है, आपके भाग्य भाव के मालिक मान लीजिए 9वें भाव के लॉर्ड पराक्रम के भाव में बैठे, इसका मतलब कि भाग्य के जनक आप हैं, पुरुषार्थी आप हैं। आप अपने पौरुष से ही अपने भाग्य को चमका रहे हैं, आपको किसी की आवश्यकता नहीं, आप इतने पौरुष वाले हैं कि आप अपने भाग्य को चमका रहे हैं। भाग्य भाव में मान लीजिए कि बृहस्पति बैठे हैं, अच्छी डिग्री के बैठे हैं, तो उनकी एक दृष्टि लग्न पे भी जा रही है। इसका मतलब पूरा व्यक्तित्व तो आपका कैसा होगा? शानदार होगा। बृहस्पति के सारे गुण उसमें होंगे। आप दयालु होंगे, नम्र होंगे, मातृभक्त होंगे, गुरु माता पिता के आदर करने वाले होंगे, बड़े बूढ़ों का सम्मान करने वाले होंगे। तो आपका भाग्य कैसा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। और इसके कंफर्मेशन के लिए लग्न कुंडली तो आप देखिए ही, साथ साथ भाग्य भाव का जो सूक्ष्म अध्ययन जिससे हम करते हैं वो नवमांश कुंडली है। तो एक बार आप नवमांश को भी देखें कि नवमांश में जो आपका 9वां घर है उसकी क्या स्थिति। और थोड़ा सूक्ष्म में आए, अगर हम, एक वीडियो हमारी आने वाली है कि नक्षत्रों के बिना सब अधूरा है। कई बार आप देखते हैं कि महादशा अच्छी चल रही है, ग्रह भी अच्छा है, तो लोग हमसे पूछते हैं कि साहब इतना अच्छा सब आप बता रहे हैं, लेकिन उतना अच्छा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसलिए नहीं दिखाई पड़ रहा कि हमने
नक्षत्र नहीं देखा है। तो हमको देखना होगा कि जिनकी महादशा चल रही है उनका नक्षत्र क्या है, नक्षत्र स्वामी क्या है, नक्षत्र स्वामी कहाँ बैठे हैं, ऐसे भाग्य भाव में जो ग्रह हमारे बैठे हैं यहाँ पे किस नक्षत्र में है और नक्षत्र के स्वामी फिर कहाँ बैठे हैं, ये जब तक हम लोग कोरिलेट नहीं करेंगे तब तक आपको सही विश्लेषण नहीं करेंगे। और तो कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और हम आपको जब कुछ कहेंगे तो आप कहेंगे कि साहब आप डरवा रहे हैं, और सही बात है, जब तक पूर्ण ज्ञान न हो जाए तब तक आप दावे के साथ ट्रस्ट देते हुए कोई बात नहीं कीजिए, मेरा ये मानना है। क्योंकि तब कुंडली नहीं दिखाने से भी खराब होगा, और जब आप अर्ध ज्ञान के साथ किसी को दिग्भ्रमित करेंगे तो वो ज़्यादा घातक है ना। अल्प ज्ञानी बड़ा खतरनाक होता है। ये भी नहीं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी और कोई बोल दे मैं पूर्ण ज्ञानी हूँ, लेकिन हाँ अनुभव जरूर इम्पोर्टेंट है। अगर एक लंबा अनुभव किसी ज्योतिषी के पास है और उसकी बातें काफ़ी हद तक रिजल्ट के काफ़ी नज़दीक तक जा रही, कोई ब्रह्मात्व नहीं जो 100% बता देगा, मैं नहीं मानता। लेकिन हाँ एक कलेक्शन, डाटा कलेक्शन, उसके एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप उस रिजल्ट के सिनेरियो में काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं, जब आप ग्राफ खींचते हैं तो देखिए हम लोग गोला खींचते हैं छोटे क्लास में और फिर लाइन खींचते हैं, सीधी लाइन, थोड़ा मोड़ा आगे पीछे होता है तो भी सीधे करते हैं। तो ऐसे ही रिजल्ट के कितना नज़दीक आप पहुंच रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यही एनालिसिस की क्या है खूबी है। अलग अलग एनालाइजर आपकी कुंडली में मोटी बातें तो ठीक है एक जैसी आ जाएंगी, लेकिन सूक्ष्म विश्लेषण के लिए एक बड़े अनुभव की आवश्यकता है और सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता है। और किसी को बताने के पहले, जैसे आप एग्ज़ाम देते हैं तो फिर से अगर समय है तो दोहरा लेते हैं पन्ना उलट के, ऐसे किसी को बताने के पहले एक बार डाटा को अगेन चेक करिए। कई बार डाटा फीड कर रहे हैं, अच्छे से फीड नहीं हो पाया है और कुछ का कुछ आप बता रहे हैं, तो डाटा फीड करिए। उसके बाद जो आप बता रहे हैं अगेन उसको रीचेक करिए, हाँ एक दो बार उसको देखिए कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सटीक है कि नहीं। और इसके लिए आपको रिवाइंड करना होगा, अपनी वीडियो को ही एक दो बार सुनिए। किसी आदमी के बारे में अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो उसको देख के कागज़ पे थोड़ा होमवर्क कर लीजिए उसका बना के, और देखिए कि आप जो कह रहे हैं हाउ मच इट इज़ करेक्ट। और एक करेक्शन मैन टू मैन डिफर करेगा। जो सूक्ष्म एनालिसिस, जैसे डॉक्टर है, जैसे आप डॉक्टर में देखते हैं भाई सभी लोग वही MBBS MD सब करके आ रहे हैं, DM करके आ रहे हैं, लेकिन अलग अलग किसी विषय के कार्डियोलॉजिस्ट हैं, गैस्ट्रोलॉजी के, फिर उनका नेम फेम या लोग क्यों कहते हैं कि इनका बड़ा अच्छा है, क्योंकि उनकी जो एनालिसिस है, जो उनका वो है निचोड़ है कि जो हम सोचते हैं, जो बताते हैं आप मरीज के बारे में, वो डिफर करते हैं। तो मेरा यही कहना है कि हर कीमत पे आप जो है वो एनालिसिस जब भी करें या करवाएं, आप भी सीख सकते हैं, कोई ऐसा नहीं ब्रह्म ज्ञान की आप नहीं सीख सकते, बट इट वांट्स ए लॉट ऑफ टाइम। पिछले 3-4 क्या 10 वर्ष से पहले 1-2 घंटा देखते थे, अब तो तमाम लोगों की कुंडली में से विश्लेषण करने का अवसर प्राप्त है, तो एक तरह से प्रैक्टिस टाइप की हो गई है। तो मैं ज़रूर इसमें काफ़ी समय खर्च करता हूँ। अगर आप देखें टोटल मेरे आवर्स को देखें तो सैकड़ों घंटे मैंने इस पर खर्च किए, और नो डाउट ये बेकार नहीं गया है, ये रिजल्ट बताने में मेरी बड़ी मदद करती है। क्योंकि मैं रिसर्चर भी रहा हूँ, PhD मैंने देखा, अपने PhD गाइड को भी देखा है कि जिस 500 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम को मैं सोचता था कि अमेरिका से आएगा तो उसमें ये पीक होगी कि नहीं होगी, पहले सर कहते थे कि इसमें ये रेजोल्यूशन होगा, ये पीक होगी, और वास्तव में वही होता था। तो अनुभव का बड़ा महत्व है टैलेंट के साथ साथ। तो एक लंबे दिनों तक जो लोग एनालिसिस कर रहे हैं उनसे आप एनालाइज कराएं, और इसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूं और करता ही हूं, और मेरे लिए प्लीज़र का विषय है। ये कोई ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई भार है। और जब तक मन स्थिति मेरी अच्छी नहीं है तब तक मैं एनालाइज आपकी कुंडली नहीं करता।
मैं जैसे क्लास में भी जाता था, एमएससी में पढ़ाने या बीएससी में, तो मैं जाने के पहले अगर मेरा पत्नी से विवाद हो जाए, झगड़ा हो जाए, चिड़चिड़े मन से मैं अच्छा नहीं पढ़ा सकता। ऐसे कुंडली भी देखने के पहले मन स्थिति बड़ी प्लीजर और बड़ा अच्छा जब तक नहीं होगा, तब तक मैं अच्छी एनालिसिस नहीं कर सकता। और प्रयास करता हूँ कि जब मैं एनालिसिस करूँ तो काफ़ी फ्रेश मन से करूँ, और उसके लिए मैं माहौल उस तरह का रखता हूँ। जान के कोई ऐसी चीज़ घर में नहीं बोल देता हूँ कि पता लगा माहौल ही ख़राब हो गया और फिर मैं एनालिसिस भी करूँ। अगर ऐसा कुछ उस दिन हो गया तो एनालिसिस मैं रोक देता हूँ, तो उसी दिन करूँगा जिस दिन लगेगा कि हाँ यस आई कैन डू बेटर। तो बहुत बहुत आप सभी लोगों को मेरा धन्यवाद है सुनने के लिए, और मेरे चैनल को पसंद करते हैं आप, सब्सक्राइब करते हैं, लोगों में शेयर करते हैं जन कल्याण के लिए, तो ये भी एक मेरी बहुत बड़ी गुरुदक्षिणा है। ये मुझे कुछ देने से बड़ी गुरुदक्षिणा है। तो आप सभी लोगों को पुनः मेरा प्रणाम भी है सायंकालीन। धन्यवाद।